हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये आपका आज का अरेंजमेंट लेक्चर है जिसमें हम साइंस पर बात करेंगे। तो क्लास 8 के साइंस पर हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर चैप्टर आपका चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम पर हम बात करेंगे। रिवीजन चूंकि यहाँ पर चल रहा है तो सारे टॉपिक्स को एक बार थॉरली रिवाइज करेंगे, देन उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोल एंड पेट्रोलियम में रिसोर्सेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। व्हाट आर रिसोर्सेज, संसाधन क्या होते हैं आपके। तो आपने बोला मैम कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है या सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, उसको हम रिसोर्स यानी कि संसाधन कहेंगे। चाहे ये पेन हो गया, हमारे द्वारा पहने गए वस्त्र हो गए, हमारे पास जो बुक्स हैं, जो नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, हमारा स्कूल बैग है, चेयर है, टेबल है, हमारा घर है, हवा है, पानी है, जल है, भोजन है, सारी चीजें जो भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? संसाधन यहाँ पर कहेंगे। देन रिसोर्सेज कुछ हमें नेचर प्रोवाइड करती है और कुछ हम नेचर से लेकर फिर उसमें थोड़ा क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं या फिर कोई नया इनोवेशन करते हैं। तो इस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं और ह्यूमन अपने आप में भी एक रिसोर्स होते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह से हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन आपका आता है नेचुरल रिसोर्स, देन मैन मेड रिसोर्सेज, देन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। तो मनुष्य अपने आप में रिसोर्स है, संसाधन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्किल उसके अंदर हैं, डेवलपमेंट का काम करता है, नई नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो वो अपने आप में भी एक संसाधन कहलाता है, ठीक है ना। देन नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज को हमने ब्रॉडली यहाँ पर कैटेगराइज किया था और फिर हमने यहाँ पर देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो प्रकृति से मिल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जल प्रकृति से मिल रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रकृति से है, फॉरेस्ट हमारा प्रकृति से है। तो ये सारे क्या है? आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो एवरीथिंग दैट नेचर प्रोवाइड इज कंसीडर्ड अ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रत्येक चीज जो नेचर प्रोवाइड करती है उसको क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। दे कंट्रीब्यूट टू अ कंट्रीज इकोनॉमी। Natural resources can be broadly categorized into two types based on the abundance of various resources in nature. Okay? जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, यानी किसके बेसिस पर? अबंडेंट के बेसिस पर, या आप बोल सकते हैं कि उसकी प्रचुरता या मात्रा कितनी है हमारे एनवायरमेंट में, उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे दो तरह से। फर्स्ट वन इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड द अदर वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। पहला आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा आपका क्या है? क्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन थे जो कभी समाप्त नहीं होंगे। का मतलब नहीं, क्षय का मतलब समाप्त होना, तो जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सनलाइट कभी समाप्त नहीं होगी, सॉइल आपका है वो कभी समाप्त नहीं हो रही है, एयर है वो समाप्त नहीं हो रही है। अगर आप सनलाइट की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ वाटर की बात करें तो वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। ये सारा इनएग्जॉस्टिबल यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी अनलिमिटेड सप्लाई आप बोल सकते हैं, या वो अबंडेंट है नेचर में, ठीक है ना। उनकी प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा है, बहुत अधिक मात्रा के कारण वो कभी समाप्त नहीं होंगे यहाँ पर। ओके, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बाद दूसरा जो था एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम कंप्लीटली यूज कर ले और उसके बाद कुछ भी ना बचे, तो उसका मतलब होता है एग्जॉस्ट। तो एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन से रिसोर्स हैं? जिनको पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है, और पूर्ण रूप से उपयोग करने का मतलब क्या है? कि वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, आपके मिनरल्स हैं, खनिज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जंगल, वाइल्ड लाइफ होगी, वन्य जीवन जो है आपका, ये सारा किस में आएगा? आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आएगा। ओके, तो इस तरह से आपने इसको कैटेगराइज किया था। देन हम लोग फॉसिल फ्यूल पर आए थे, जो कि दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक फॉसिल एंड द अदर वन इज फ्यूल। फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म हिंदी में, और फ्यूल यानी कि ईंधन। फॉसिल क्या है यहाँ पर? फॉसिल वो है जो कभी लाखों वर्ष पूर्व आपके कोई पेड़ हो गया या कोई जीव हो गया, वो मर गया, वो दब गया धरती के नीचे, और फिर उसके कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं वहां पर अपघटन के पश्चात, उनको फॉसिल कहा जाता है। यानी जीवों के अंश जो रह गए हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन या अपघटन के बाद। अपघटन हुआ उसके बाद कुछ तो बचेगा, तो वो जीवाश्म कहलाएगा। अब फ्यूल क्या है? किसी भी मटेरियल का यूज अगर आप लाइट और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको जला रहे हैं, तो उस मटेरियल को आपका फ्यूल कहा जाएगा। कोई ऐसा पदार्थ जिसको जलाने पर आपका हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको फ्यूल यानी कि ईंधन कहा जाता है। जैसे हम लकड़ी जला रहे हैं
खाना बनाने के लिए तो वो ईंधन है वहां पर। हम गैस जला रहे हैं तो वो ईंधन है, हम कोयला जला रहे हैं वो ईंधन है, हम पेट्रोल को जला रहे हैं वो ईंधन है। क्यों? क्योंकि उससे ऊष्मा मिल रही है या प्रकाश मिल रहा है या एनर्जी का उपयोग हम उससे कर रहे हैं, तो वो फ्यूल की कैटेगरी में आएगा। नाउ फॉसिल फ्यूल क्या होगा? ये आपने फॉसिल को अलग पढ़ा, फ्यूल को अलग पढ़ा, लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल पूछा जाएगा तो वो क्या है? तो जीवाश्मों से बने जो ईंधन होंगे उनको जीवाश्मीय ईंधन कहा जाएगा, सिंपल सी बात। So fossil fuels are the fuels formed by natural processes such as decomposition of dead and buried organisms. Okay, fossil fuel are the fuels, ये भी ईंधन ही है, formed by natural processes। किसके द्वारा ये आपका उत्पन्न होते हैं? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनेंगे। सच एज डिकम्पोजिशन, किसके द्वारा बना? अपघटन के द्वारा। ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिज्म, मृत और जो दबे हुए आपके जीव बोल सकते हैं आप, उनके द्वारा जो बना हुआ ईंधन है उसी को फॉसिल फ्यूल आपका कहा जा रहा है। ठीक है ना? जीवाश्म क्या है? लाखों साल पहले प्राप्त मृत पौधों और जानवरों के अवशेष, ईंधन वे पदार्थ जिनका दहन या जलाना उनको प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे मृत और दबे हुए जीवों के अपघटन से बनने वाले ईंधन। इसमें हम कोल यानी कोयले को पढ़ेंगे, ऑयल में पेट्रोलियम पढ़ेंगे जिसमें केरोसिन आएगा, ये सब आएगा, और नेचुरल गैसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, चलिए नोट करिए। एक और डेफिनेशन आप जीवाश्म ईंधन की लिख सकते हो। ऐसे ईंधन जो हमें जीवों का अर्थ है पादप भी यानी पेड़ पौधे और जंतु भी। ठीक है, दोनों जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका जीवाश्मीय ईंधन, जीवाश्म ईंधन या जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। जैसे जिसमें आपके 3 आएंगे, नंबर 1 कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, और तीसरा प्राकृतिक गैसें। ठीक है, टाइप्स की बात करेंगे। मैंने आपको टाइप्स बता ही दिए क्या क्या है। कोल है यानी कि कोयला हो गया, दूसरा पेट्रोलियम है, और तीसरा क्या है? नेचुरल गैसेस है। इन तीनों को हम अभी एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम कोयले पर बात करें, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस दैट इज अ हार्ड एज स्टोन। ठीक है ना? कोल क्या है आपका जिसको कोयला कहा जा रहा है? कैसा? ब्लैक सब्सटेंस है, एक काला पदार्थ है, दैट इज हार्ड एज स्टोन, जो कि पत्थर की तरह आपका कठोर होता है। ये कोयला आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू प्रिपेयर फूड इज कोल। ठीक है, वन ऑफ द फ्यूल यूज टू प्रिपेयर फूड, आपका जो खाना बनाने में हम बहुत सारे के फ्यूल ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से एक कोयला है जिसका प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। इट वॉज वंस यूटिलाइज्ड इन रेलवे इंजन्स टू जनरेट स्टीम टू पावर देम। एक टाइम में क्या होता था? रेलवेज में इसका यूज किया जाता था टू जनरेट स्टीम टू पावर देम, जिससे कि क्या जनरेट हो? स्टीम, और उससे पावर मिले जिससे कि रेलगाड़ी चले। तो कोयले का प्रयोग किया जाता था रेल को चलाने के लिए। इट्स ऑल्सो यूटिलाइज्ड
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी कि जो क्या होती है, विद्युत होती है, उसको जनरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेराइटी ऑफ सेक्टर्स। अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स में कोल को एज एन एनर्जी सोर्स आपका यूज किया जाता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। डेड प्लांट्स वर स्लोली ट्रांसफॉर्म टू कोल अंडर इंटेंस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कोल होता क्या है बेसिकली, कभी कोई तो पेड़ रहा होगा जो किन्हीं कारणों से दब गया, धरती के नीचे चला गया। अब लाखों वर्षों तक वहां धरती के नीचे एक प्रक्रिया चलती है जिसमें उसका अपघटन होता है धीरे धीरे, देन वो फॉसिल में कन्वर्ट होता है, देन वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से आपका कोयला बनता है। वही कहा गया है, डेड प्लांट्स वर स्लोली ट्रांसफॉर्म टू कोल। जो डेड प्लांट्स होते हैं, मृत आपके पौधे होते हैं, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, कोल में, अंडर इंटेंस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जहां पर कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर आपका फील करते हैं। ओके, तो इसी को आपका क्या कहा जाता है, कोल कहा जाता है। ठीक है ना, इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या होता है, देखा होगा आप सबने, कोयला काले रंग का एक पदार्थ है और वो क्या है, बहुत कठोर है, जिसका प्रयोग कभी कभी खाना बनाने में भी किया जाता है। और कहा किया जाता है प्रयोग, कहा जा रहा है कि रेलवेज में एक बार इसका, एक समय में इसका प्रयोग होता था रेलवे को चलाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, बिजली विद्युत उत्पादन या बिजली को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, अलग अलग सेक्टर में कोल को एज एनर्जी सोर्स यूज किया जाता था, यानी ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में, यानी इससे ऊर्जा आपकी बनाई, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और बन कैसे रहा है, आपका डेड प्लांट्स जो होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे जो होते हैं, वो जब धरती की सतह के नीचे चले जाते हैं तो वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तापमान और प्रेशर को फील करते हैं, दबाव को महसूस करते हैं, उनका धीरे धीरे अपघटन होता है। किसका, पेड़ का अपघटन होगा। अपघटन का मतलब क्या, सड़ना गलना बोल सकते हो आप। कुछ तो अवशेष रहेगा लास्ट में, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ईंधन में, उसी को क्या कहा जाएगा, आपका कोयला कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ लिया, इसको नोट करो। कोयला एक काला पदार्थ है जो पत्थर के समान कठोर होता है। भोजन तैयार करने के लिए प्रयुक्त ईंधनों में से एक कोयला है। इसका उपयोग एक बार रेलवे इंजनों में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता था ताकि उन्हें शक्ति मिल सके, यानी कि पावर के लिए। ओके, इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोयला विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी कार्यरत है, यानी उसका उपयोग किया जाता है। मृत पौधे तीव्र दबाव या उच्च दबाव, लिखेंगे उच्च दबाव और उच्च तापमान के तहत धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी आप लोग ना प्रोसेस भी पढ़ोगे, कैसे कैसे कोयला बना है। ठीक है ना, पेट्रोलियम में पढ़ेंगे कि हाँ कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे बनता है, उस प्रकार से। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इतना कुछ नया नहीं है। नाउ कार्बोनाइजेशन इज द लेंदी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेड प्लांट्स इनटू कोल बिकॉज कोल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ कार्बन। अब देखो ये कार्बोनाइजेशन जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कार्बोनाइजेशन है क्या, बेसिकली जो कोल आपका बन रहा है उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहा जा रहा है। जो एक पेड़ था जो धरती के नीचे दब गया, उस पेड़ से कोयला बनने तक की आपकी जो प्रक्रिया है उसको कार्बोनाइजेशन कहा जा रहा है। अब बोलेंगे पर्टिकुलरली कार्बोनाइजेशन ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कोल जो है ना, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है जिससे मिलकर के वो बना है, कोल मेनली कार्बन ही है। ठीक है, कोल में ज्यादा मात्रा में आपका कार्बन ही मिलता है, तो उस प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो कार्बोनाइजेशन इज दी लेंदी प्रोसेस। क्या है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लंबी तो है, आप कह रहे हो लाखों वर्ष लग रहे हैं कोयले को बनने में, तो कार्बन को बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं, तो यानी बहुत लेंदी प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग डेड प्लांट्स इनटू कोल। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है कार्बोनाइजेशन, जिसमें डेड प्लांट जो वो मृत पौधा था वो किस में बदल रहा है, आपका कार्बन में बदल रहा है या कोल में बदल रहा है।
बिकॉज कोल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ कार्बन। कोल जो है वो मुख्य रूप से कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, इस वजह से इसको कार्बोनाइजेशन आपका कहा जा रहा है। कोल इज क्लासिफाइड एज अ फॉसिल फ्यूल सिंस इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स ऑफ प्लांट। कोयला जो है आपका उसको फॉसिल फ्यूल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट जो था, वो पौधा जो था या वो पेड़ जो था, उस पेड़ के रिमेन से या उनके क्या अवशेषों से वो मिलकर के बना हुआ है, इसलिए उसको फॉसिल फ्यूल कहा जा रहा है। व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस primarily carbon dioxide gas. In industry, coal is processed to produce useful products such as coke, coal tar and coal gas. Okay? क्या कहा गया है यहाँ पर? कोल जो होता है ना, कोयला, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और आपने कभी सुना होगा कि बंद कमरे में अगर आप जला रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बंद कमरे का मतलब, क्योंकि वहां पर वायु उपस्थित नहीं है, वायु उपस्थित कम है या वहां पर ऑक्सीजन कम उपस्थित है, इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बन रहा है। और अगर वायु उपस्थित है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से है, तो डाइऑक्साइड यानी CO2 बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये पूरा कार्बोनाइजेशन क्या है आपकी? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वो डेड प्लांट है वो कोल में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कार्बोनाइजेशन कहा जा रहा है। और ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, लाखों वर्षों तक चलती है। इसको फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पौधे के अवशेषों से या पेड़ के अवशेषों से प्राप्त हो रहा है। व्हेन कोल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में जब कोल जलता है तो मुख्य रूप से, प्राथमिक रूप से जो आपका प्रोड्यूस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इंडस्ट्रीज में कोल से बहुत सारे उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया या कोल गैस हो गई। ओके, इसको नोट कर। कार्बोनाइजेशन मृत पौधों को कोयले में बदलने की लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। कोयले को जीवाश्मीय ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह पौधों के अवशेषों से बनाया गया था। जब कोयले को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले को कोक, कोल तार और कोल गैस जैसे उपयोगी उत्पादों के उत्पादन के लिए संसाधित किया जाता है, यानी कि कोयले के उपयोग से ये सारी चीजें आपकी बनती। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर कहाँ से शुरू किया? फॉसिल फ्यूल से शुरू किया, जहां पर हमने देखा फॉसिल क्या है और फ्यूल क्या है। फॉसिल्स मीन्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स obtained millions of years ago. Fuels, materials which are burned to produce light and heat. Fossil fuel are the fuels formed by natural processes such as decomposition of dead and buried organism. And जीवाश्म ईंधन जिसे कहा जा रहा है, ऐसे ईंधन जो हमें जीवों यानी पादप जंतु के अवशेषों से प्राप्त होते हैं उनको जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। टाइप्स क्या क्या है? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और कोल के बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना? तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आने वाले सेशन में कोल के टाइप पर हम लोग बात करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आप लोगों का, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।